B1 B2 वीज़ा पे आके क्या मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ? आप तब तक सही हो जब तक पकड़े ना जाओ। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन लोगों की कमी हो चुकी है। 49% की गिरावट है। मेरी तबीयत खराब थी लेकिन आपकी वीडियो देखी तो सही हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है। यंगस्टर्स के लिए अमेरिका में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। $150 जो है ना वो आप 5 घंटे में निकला सकते हो अगर खाली ऊबर चलाते हो, लिफ्ट चलाते हो। $1 मिलियन अगर आप इन्वेस्ट करते हो। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल। सब वधिया थे कमाल। काफ़ी क्वेश्चंस थे आप लोगों के। एक भाई ने मेरे को पूछा है कि सर B1 B2 पे आके क्या मैं काम कर सकता हूँ, और अगर पकड़े गए तो क्या क्या पनिशमेंट है, ये चीज़ लिखकर पूछी गई है। और एक भाई पूछ रहा है कि सर B1 B2 को मैं वर्क परमिट में कैसे चेंज कर सकता हूँ, उसकी बात करूँगा आज। एक भाई ने बहुत अच्छा कमेंट लिखा है कि सर मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन आपकी वीडियो देखी तो सही हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू यार, अप्रिशिएट करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी अच्छा लगा ये कमेंट पढ़ के, दिल को थोड़ी संतुष्टि मिलेगी। अगर मेरी वीडियो से मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उससे किसी को फ़ायदा हो रहा है या किसी को अच्छा लग रहा है तो और क्या करना है, ये ऊपर वाले की दया है कि कोई मेरी वीडियो देखकर खुश हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सर मेरे पास प्लम्बिंग का 17 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे अंडर लड़के काम करते हैं, तो क्या मेरा स्कोप है अमेरिका में? बिल्कुल सही है यार, बिजनेस खोल सकते हो आप तो अपना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि सर EB-5 वीज़ा, वो जो ग्रीन कार्ड वाला वीज़ा है, उसके ऊपर बात करो। एक डिटेल दो कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे प्रोसेसिंग की जाती है। तो आज इस वीडियो में ये सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है मैं करने वाला हूँ। प्लस मेरे को काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर अगर यहाँ पे टैक्सी ड्राइव करनी है तो क्या हमें किसी के अंडर ड्राइवर काम करना चाहिए कि हमारी खुद की टैक्सी हो? आज फिर करते हैं ये सारी। सर B1 B2 वीज़ा पे आके क्या मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ? तो अगर लॉफुली देखें तो वो गलत है, वो इलीगल है। आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आके काम नहीं कर सकते। अब रियलिटी की बात करूँ तो सभी करते हैं, और वो कहते हैं ना, आप तब तक सही हो जब तक पकड़े ना जाओ। जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन, एक भाई ने मेरे को पूछा कि क्या पनिशमेंट है अगर मैं यहाँ पे B1 B2 पे आता हूँ और पकड़ा गया काम करते समय, मेरे पास कोई लीगल वर्क ऑथराइजेशन नहीं है। तो अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको डिपोटेशन हो सकती है, आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है वो रिवोक हो सकता है। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 5 महीने आते हैं, काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर अगली बार आ जाते हैं। तो इमिग्रेशन वाले ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। जिस दिन भी वो पकड़ेंगे उस दिन आपको सीधा वापस भेज देंगे। तो मैं आपको ये जो है कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप B1 B2 वीज़ा पे आके यहाँ पे काम करो। अब मेरे को लोग पूछते हैं कि सर काफ़ी लोग आते हैं B1 B2 वीज़ा पे और यहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं, उनका वर्क परमिट है, ऑथराइजेशन है, ट्रक चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं। बिल्कुल सही है। B1 B2 जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है उसको आप चेंज ऑफ स्टेटस, एक वर्ड है यहाँ पे, आप अपना स्टेटस नॉन इमिग्रेंट से इमिग्रेंट में कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। अब सबसे ईजी तरीका, किसी भी US सिटीज़न से अगर आप शादी करते हो तो आपको आराम से ग्रीन कार्ड मिल जाता है, वर्क परमिट मिल जाता है, ऑथराइजेशन मिल जाता है, किसी भी जगह आप काम कर सकते हो। दूसरा, काफ़ी लोगों को अपनी कंट्री में काफ़ी दिक्कत रहती है, उनको खतरा रहता है। काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हैं, जैसी कंट्रीज़ में चले जाओ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में भी काफ़ी लोकेशन में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ पॉलिटिकल जो है लोगों को खतरा रहता है, और वो यहाँ पे अपना जो है इमिग्रेशन स्टेटस चेंज करवा सकते हैं। प्रूफ देना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और उनको भी यहाँ पे जो है उस इमिग्रेशन रिफ्यूजी प्रोग्राम में यहाँ पे वर्क ऑथराइजेशन, प्रॉपर परमिट मिल जाता है। वो भी एक तरह के टैक्स पेयर बन जाते हैं अमेरिका के कंट्री में रहने के लिए। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताए। और एक तरीका है जो अमीरों के लिए है, EB-5, जो आज मैं पूरा डिस्कस करूँगा कि EB-5 से अगर आप यहाँ पे किसी लीगल वीज़ा पे आओ, एग्जाम्पल स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, H1B वीज़ा, उसको आप यहीं पे, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो कैसे यहाँ पे आप उसको ग्रीन कार्ड में चेंज कर सकते हो। एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि सर मेरा B1 B2 वीज़ा विद फैमिली लग गया है, मैं 50 साल का हूँ, मेरा बेटा 20 साल का है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपको अमेरिका अभी क्यों जाना है, क्या करने जाना है, और आप मेरे को कुछ सजेस्ट करो कि मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अभी मैं आपको एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा। आपका बेटा 20 साल का है, अगर वो इधर आ जाता है, सेट हो जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाओगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बेटा अगर चाहता है और आना चाहता है तो उसको
आने दो, यहाँ पे आएगा। यंगस्टर्स जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ यंगस्टर्स के लिए अमेरिका में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यंगस्टर्स बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं आपकी स्पेसिफिकली आपकी बात करूँ, अभी आप 50 साल के हो, आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, तो ये भी रियलिटी है कि यहाँ पे जब आप आते हो धक्के बहुत हैं। स्टार्टिंग जो स्टेज है वो एकदम नेगेटिव से स्टार्ट करना पड़ता है। वहीं अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो वो ये सब सह लेंगे, क्योंकि उनके लिए जब एक बारी बंदा अमेरिका में आता है ना, उनके लिए एक ही गोल होता है कि बस अब यहीं सेट होना है। और सेट होने के तरीके मैंने आपको बताए, शादी का तरीका है, EB-5 का तरीका है, कुछ लोग रिफ्यूजी केस लगा देते हैं। तो ये सब तरीके हैं जो एक यंगस्टर बंदा जो है वो ले लेता है और वो अपने आप को यहाँ पे ईजिली सेट कर लेगा। उसको यहाँ का कल्चर समझ में आ जाएगा, इस कल्चर में वो एडजस्ट हो जाएगा। और वहीं अगर मैं बुज़ुर्ग बंदे की बात करूँ, कोई बुज़ुर्ग आ रहा है तो उसको दिक्कत आती है यार। उनको दिक्कत इस वजह से आती है कि एक तो यहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। आपको हर जॉब में आप घुस नहीं पाओगे, सिर्फ लिमिटेड ही जॉब्स हैं, जैसे गैस स्टेशन हो गया, कन्वीनियंस स्टोर हो गए, आपके होटल्स हो गए जो कि इंडियन ओन्स हैं। यहीं पे आपको लिमिटेड जो है आपके लिए जॉब्स रहेंगी, कुछ ज़्यादा इंसान जो है कर नहीं सकता। लेकिन वहीं अगर एक यंग बच्चा आता है, वो यहाँ पे आकर बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपका बेटा 20 साल का है तो उसके ऊपर ध्यान दो। उसको किसी तरह अगर वो चाहता है और आप भी चाहते हो कि यहाँ सेट होना है, तो उसको आप भेजो। जिस दिन वो सेट हो गया और जिस दिन वो ग्रीन कार्ड और सिटीज़न बन गया, तो आप यहाँ पे आराम से पहुँच जाओगे, विद ग्रीन कार्ड पहुँचोगे। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा, आप अपने बेटे को अगर करना चाहो तो कर सकते हो। मेरा प्लम्बिंग का एक्सपीरियंस है, मुझे 17 साल का, और मेरे अंडर लड़के काम करते हैं। तो क्या मेरा USA में स्कोप है? बहुत अच्छा स्कोप है आपको पता है, USA में मिलियनियर सबको बनना है, लेकिन काम किसी को नहीं करना है। ये यहाँ की रियलिटी है। और इसीलिए पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे ना डाटा, तो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन, ये जितनी भी ट्रेड जॉब्स है ना, इनमें लोगों की कमी हो चुकी है। 49% की गिरावट है कि लोग इस ट्रेड जॉब्स में जा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लोग आलसी हैं, लोगों को काम नहीं करना है यहाँ पे। इसीलिए इमिग्रेंट बंदा, बाहर का बंदा यहाँ पे आके सेट हो सकता है। लेकिन आप देखना, यहीं के US सिटीजन की बात कर रहा हूँ मैं, काफ़ी लोग आपको होमलेस मिलेंगे, काम ही नहीं करना है उनको। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए बहुत। अगर आप यहाँ पहुँच जाते हो ना, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि यहाँ पे किसी तरह करके पहुँचना ज़रूरी है। आप चाहे आप कोर्स करके आओ, कुछ स्टूडेंट वीज़ा पे आओ, टूरिस्ट वीज़ा पे आओ, या कुछ इमिग्रेशन जो है, किसी से अगर शादी कर लेते हो, इमिग्रेशन स्टेटस पे आते हो, तो आने के बाद यहाँ पे आपकी बहुत डिमांड है यार। प्लम्बिंग तो मैं बोलता हूँ आप इजीली, अगर एक सिंगल बंदे की बात करूँ तो 50 से 60 हज़ार डॉलर एक साल का आप इजीली कमा लेते हो। और अगर आप अपनी कंपनी बिल्ड करो, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बना के अपने अंदर वर्कर्स रखो, तो आपका प्रॉफिट तो यार मतलब आसमान छुएगा। और ऊपर वाले की दया हुई तो भाई आपने तो चक देने फटे। तो ये है प्लम्बिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिशियन, जितने भी लोग हैं, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप यहाँ पहुँच जाते हो तो समझो आप पैसा बहुत अच्छा बनाओगे। एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि सर मुझे टैक्सी ड्राइव करनी है, तो क्या मुझे एज ए ड्राइवर काम करना चाहिए या फिर अपनी कार, अपनी टैक्सी डालनी चाहिए? तो मैं पहले तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो टैक्सी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ऊबर और लिफ्ट ने टेक ओवर कर रखा है हर चीज़। तो ऊबर और लिफ्ट अगर आप चलाते हो, जिसमें आप अपनी खुद की गाड़ी लगा सकते हो या फिर आप रेंटल कार लगा सकते हो कि किसी और की कार उठा के, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो आपको रेंट पे कार देती हैं, उनकी कार उठा के आप ऊबर में चला सकते हो। और ऊबर में आपको बताऊँ, मैं 5 घंटे की अगर बात करूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, कभी कभी मैं भी करता हूँ गिग वर्क, तो 5 घंटे में आप $100 to $150, $150 जो है ना, वो आप 5 घंटे में निकला सकते हो अगर खाली ऊबर चलाते हो, लिफ्ट चलाते हो। और इतनी ही सैलरी आपको पता है, यहाँ पे जितने कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं ना, कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, उनको भी उतना ही बनता है। वो 8 घंटे की शिफ्ट करने का बनता है, और यहाँ पे लोग ऊबर जो चलाते हैं उनको 5 घंटे में बनता है। तो काफ़ी लोग मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ऊबर में आप मेरे को जो है वीडियो बनाओ एक प्रॉपर। तो मैं आपको एक दिन ऊबर भी करके दिखा दूंगा कि यहाँ पे एक्चुअल कितना पैसा बनता है एक अगर बंदा एज अ ऊबर ड्राइवर काम करे। तो अच्छा पैसा है। मैंने कहा ना कि इस अमेरिका में हर प्रोफेशन में पैसा है। आपको कौन सा प्रोफेशन सही बैठता है, आपको अच्छा लग रहा है काम, तो आप कर सकते हो भाई, पैसा आप बनाओगे। ऊबर एंड लिफ्ट में मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने $1 लाख बनाया भाई। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप टैक्सी ड्राइव करते हो अपनी लेके या किसी और की,
वो कितना पैसा बना सकते हो। रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर EB-5 ग्रीन कार्ड वीज़ा जो है उसके ऊपर बात करो, उसका एक स्टेप बाय स्टेप बताओ कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ना, अगर आसान शब्दों में बात करूं तो ये है अमीरों के लिए वीज़ा। जो लोग अमीर हैं, बोलते हैं ना, अमीरों के लिए सभी दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है, अगर आपके पास पैसा है तो आपको ग्रीन कार्ड आपकी कंट्री से दिया जाएगा। जिस भी कंट्री में आप हो वहीं पे आपको अप्रूव कर देते हैं कि भैया आपके पास ग्रीन कार्ड है, आप यहाँ पे आके सेट हो जाओ, हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट करो, लोगों को जॉब दो और यहाँ का सिटीजनशिप ले लो। तो ये है आसान भाषा में जो EB-5 का मतलब है। अब EB-5 है क्या एक्चुअली? ये एक इमिग्रेंट वीज़ा है जिसमें आपको, आपकी वाइफ को और आपके जो बच्चे हैं जो कि अनमैरिड हैं, अंडर 21 ईयर्स, सबको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। आप यहाँ पे आ सकते हो परमानेंट रेजिडेंसी लेकर, जिस भी कंट्री में आप थे पहले वहीं पे आपको ये सब चीज़ें अप्लाई करनी है। या फिर अगर आप यहाँ पे हो किसी और नॉन इमिग्रेंट स्टेटस वीज़ा पे, तो उसको भी आप इसमें चेंज करा सकते हो अगर आपके पास पैसा है तो। EB-5 का सीधा फंडा ये है कि अगर आप USA में यहाँ के बिजनेसेस में करीब $8 लाख से $10 लाख, मतलब $1 मिलियन अगर आप इन्वेस्ट करते हो और यहाँ के 10 लोगों को जो कि US सिटीज़न होने चाहिए उनको जॉब देते हो, तो आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हो। आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा यहाँ पे, उसके बाद आप सिटीज़न आराम से बन सकते हो। ये प्रोसेस करने के लिए जो EB-5 का प्रोसेस है ना, सबसे पहला स्टेप पता क्या है? इमिग्रेशन लॉयर को पकड़ो, खुद से मत करना नहीं तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा। EB-5 जो इमिग्रेशन लॉयर हैं उनके पास जाओ, उनको विजिट करो, वो आपको प्रॉपर बताएंगे कि बिज़नेस प्लान कैसे बनता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, किस तरह से आपको 10 जॉब्स क्रिएट करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी पिटीशन फाइल करनी है। तो सबसे पहला स्टेप EB-5 इमिग्रेशन लॉयर के पास जाओ। दूसरा स्टेप, किस बिज़नेस में आपको इन्वेस्ट करना है उसको सेलेक्ट करो। अपना ब्रांड बनाना है, किसी के ब्रांड में इन्वेस्ट करना है, वो आपको सिलेक्शन करनी है कि किस तरह से आपको इस चीज़ में घुसना है। दूसरी चीज़, जब आपने बिज़नेस सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये तरह का ब्रांड मेरे को बनाना है या ये बिज़नेस में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें कर दो। तीसरा स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, जब आपने बिज़नेस सेलेक्ट कर लिया, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर दी, I-526 आपको फाइल करना रहता है विद USCIS। इसको करीब ये एक पिटीशन होती है, करीब 1 साल लगता है अप्रूवल होने में, क्योंकि इमिग्रेशन प्रोसेस है भाई, तो टाइम तो लगेगा, पर फिर भी जल्दी होता है क्योंकि अमीरों के लिए हर चीज़ें जल्दी की जाती हैं। तो कुछ महीनों में भी हो जाता है, किसी को 1 साल भी लग जाता है। अब जब आप ये पिटीशन फाइल करते हो ना, इसमें होता पता क्या है? इसमें ये लोग आपको चेक करते हैं कि आपके सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, प्रूफ ऑफ फंडिंग, आपका बिजनेस प्लान क्या है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया किसी भी इमिग्रेशन EB-5 लॉयर को पकड़ना, ये सब चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, एक चीज़ आपकी वो चेक करते हैं कि भाई ये बंदा है कौन। तीसरा स्टेप, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल करना रहता है आपको, या फिर काउंसलर प्रोसेसिंग। तो जो लोग तो यहाँ पे दूसरी कंट्री से आते हैं, उनको अपनी कंट्री में वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाना होता है, और जो लोग यहीं पर हैं, कुछ लोग B1 B2 वीज़ा पे आते हैं, उस वीज़ा को चेंज कराते हैं, वो लोग यहीं से कर सकते हैं। कुछ लोग F1 स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, वो भी यहीं से कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अपनी कंट्री से अप्लाई करते हैं, उनको वीज़ा के लिए जाना होता है उन्हीं की कंट्री पे इंटरव्यू के लिए, और फिर अगर आपको वहाँ पे वो अप्रूव कर देते हैं, आपको स्टैंप मिल जाती है, आप वहीं से परमानेंट रेजिडेंट जो है वो बन जाते हो। जब आप अमेरिका में लैंड करते हो तो आप लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट हो, और ये आपको ग्रीन कार्ड मिलता है 2 साल के लिए। तो ये कंडीशनल ग्रीन कार्ड रहता है, जब आपने सब कुछ फुलफ़िल कर दिया, आपको जो है वीज़ा मिल गया इमिग्रेंट, तो 2 साल के लिए आपको यहाँ के बिज़नेस पे इन्वेस्ट करना है, आपको शो करना है वो प्रूफ, और 10 लोगों को जॉब। ये जो 2 साल का पीरियड है ना, जो कंडीशनल परमानेंट ग्रीन कार्ड है, जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हो तो उसके 2 साल जो आपका टाइम होगा यहाँ पे, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट आपको दिखानी है, रिकॉर्ड रखना है, और 10 जॉब जो कि आपने US सिटीजन को दी हैं उनका रिकॉर्ड रखना है, ताकि आप इसके बाद I-829 फाइल कर सको, आपको अनकंडीशनल ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो ये है फाइनल स्टेप जो कि आपको ग्रीन कार्ड की तरफ लेकर जाता है अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ये सारे कुछ वो तरीके थे जो मैंने आपको बताया जिससे आप USA सेटल हो सकते हो। तो वही कहते हैं ना कि तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन एफर्ट आपको लगाना है। आपको कौन सा तरीका सही बैठता है
आप वो तरीका लगा के यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो आज की वीडियो इतनी रखता हूँ, आप मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, शको फटे।